पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंगफैंग एक्स-विंग के साथ मिलकर ट्रू स्पिरिट को फंसाने के लिए पूरी तरह से प्लान बना लेता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्रू स्पिरिट एक्स-विंग से बोल रहा होता है, मुझे याद है तुमने एक बार मुझे बताया था कि निंगफैंग बहुत ही बार अकेले ही अपना काम करता है, इसीलिए उसे अकेले पकड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इधर निंगफैंग भी एक्स-विंग से बोल रहा होता है, ओह तो उसका प्लान ये है कि जब मैं अकेला अपना काम कर रहा होऊंगा तब वो मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। इधर एक्स-विंग भी इन दोनों की बातों को सुनते हुए अपने डिसीजन को ले रहा होता है और सोचने लगता है, ओ इसका मतलब ये है कि अब इन दो रूलर्स के बीच में एक शोडाउन फाइट होने वाली है। सच में इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रोमांच होने वाला है, इसीलिए मुझे भी इससे कुछ न कुछ प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंगफैंग बोल रहा होता है, ओ अब मुझे फ्रीली एक्ट करना होगा, इसके लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड सीक्रेट रियल्म को ढूंढना पड़ेगा। वो ट्रू एसेंस होली स्पिरिट गाय, सच में उसे ढूंढना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है, इसीलिए मुझे उसके लिए एक जगह को बनाना ही होगा ताकि उस जगह पर हम उससे अच्छी तरह से मिल पाए। निंगफैंग की इस बात को सुनते हुए निंगफैंग का डीमन उससे बोलने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डार्क में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से छुपा हुआ है और वहाँ पर वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है और जैसे ही उसे वो राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तुरंत ही तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। निंगफैंग उसकी बात का जवाब देते हुए उससे बोलने लगता है, सच में मैं जो तैयारियां कर सकता था वो सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया है, अब तो मैं बस यह आशा कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि मैंने उसे फंसाने के लिए पूरी तरह से अपने बेट को डाल दिया है। अब तो बस इंतजार है उस मछली का जाल में फंसने का और उसके बाद हम बड़े ही आराम से उसका शिकार कर पाएंगे। दूसरी ओर ट्रू स्पिरिट सोच रहा होता है, वैसे मैंने निंगफैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और उन सारे इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद मैं अभी तक पूरी तरह से इस बात से श्योर नहीं हूँ कि निंगफैंग ही ओमनीपोटेंट मेज है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं नकार सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वही ओमनीपोटेंट मेज है और अगर ऐसा हुआ तो सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर नहीं हूँ और इस इनकारनेशन के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहना अल्टीमेटली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसीलिए अगर मैं इस बात के ऊपर एक्ट करना चाहता हूँ और अगर मुझे इस बार एक्ट करना है तो उसके लिए मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट करने होंगे, क्योंकि हम इस बार ओमनीपोटेंट मेज की वीकनेस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक सीक्रेट रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंगफैंग के सारे साथी आए हुए होते हैं और वो सीक्रेट रियल्म को चेक कर रहे होते हैं। अभी एक्स-विंग को उस सीक्रेट रियल्म के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह पर रुक गया होता है। इधर वो ट्रू डिवाइन स्पिरिट सोच रहा होता है, मैं बिल्कुल भी निंगफैंग के साथ डायरेक्टली बिना किसी सर्टेनिटी के कन्फ्रंट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए इस वक्त पर वो आज यहाँ नहीं है, इसीलिए मुझे इसके दोस्तों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सच में उस ओमनीपोटेंट मेज के लिए उसके फॉलोअर बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, यहाँ तक कि उसके पाउन उसके लिए इतने ज्यादा वैल्यू रखते हैं कि उसकी वजह से वो हमारा दुश्मन बनने के लिए भी तैयार हो गया था। सच में उसकी सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस ये एक रिडिकुलस कंपैशन है जिसकी वजह से वो हमसे हार गया था और ये लोग निंगफैंग के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए आज मैं इन सभी को अपने लेवरेज के तौर पर कैप्चर कर लूंगा और फिर चाहे निंगफैंग ओमनीपोटेंट मेज ही क्यों ना हो, मेरे पास फिर भी उसके साथ फाइट करने का एक चांस रहेगा, इसीलिए मुझे इस काम को बड़ी ही आराम से करना होगा और जब तक मैं अपने काम को खत्म करूंगा तब तक निंगफैंग के लिए रिएक्ट करना बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होगा और उसके फ्रेंड सारे के सारे मेरी गिरफ्त में आ गए होंगे, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रू स्पिरिट तुरंत ही अपनी जगह से उड़ता हुआ उस सीक्रेट रियल्म के अंदर आ गया होता है और फिर एक ही झटके के अंदर वो तुरंत ही निंगफैंग के दोस्तों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, जिसे देखकर एक्स-विंग और एक्स वॉरियर दोनों ही बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। लेकिन इधर उस ट्रू
ट्रू स्पिरिट का हाथ एक्सायो फैंग की ओर धीरे धीरे कर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उस सीक्रेट रियल्म के अंदर डार्क माना बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर निकलने लगता है और एक पोर्टल तुरंत ही उस ट्रू स्पिरिट के सामने खुल गया होता है, जिसे देखकर वो ट्रू स्पिरिट भी अचानक से चौंक जाती है और वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही वो उस पोर्टल के अंदर चला गया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। इधर एक्सायो फैंग और एक्स वॉरियर दोनों उस पोर्टल को धीरे धीरे कर बंद होते हुए देख रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि ट्रू स्पिरिट एक डार्क वर्ल्ड के अंदर आ गई होती है और उसके चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, तो वो अपने आसपास में देखते हुए बोलने लगता है, ये जगह तो डार्क वर्ल्ड है। आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो मैं एक सीक्रेट रियल्म के अंदर निंग फैंग के दोस्तों को कैप्चर कर रहा था और फिर एक ही सेकंड के अंदर मैं डार्क वर्ल्ड के अंदर कैसे आ सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर निंग फैंग धीरे धीरे कर आ रहा होता है और वो अपनी स्किल एक्टिव वॉइड पाथ वॉकर का यूज कर रहा होता है, जो कि डार्क रियल्म कर्स होता है, जिसकी मदद से बड़े ही आराम से स्पेस के अंदर एक रास्ते को जनरेट किया जा सकता है और तुरंत ही डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर किया जा सकता है, जिसकी वजह से सारे के सारे टारगेट इस जगह पर आ जाते हैं और ये स्किल 1 घंटे तक रहती है। इधर निंग फैंग उस ट्रू स्पिरिट से बोलने लगता है, तुम एक ऐसे गॉड हो जो कि इनोसेंट पीपल को टारगेट करते हो और तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ फाइट करने की हिम्मत नहीं करते। फॉर्चुनेटली मैंने पहले ही इस बारे में पता लगा लिया था कि आखिरकार तुम किस तरह की स्कीम बना रहे हो और उसके लिए मैंने पहले से ही एडवांस में प्रिपरेशन कर ली थी, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था तुमने वैसा ही किया है। इधर वो ट्रू स्पिरिट भी निंग फैंग को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम तो निंग फैंग हो, नहीं तुम तो ओमनीपोटेंट मेज हो। लेकिन इधर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि अपनी डार्क ओरा को बाहर निकालते हुए बहुत ही ज्यादा इविल और खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग फैंग अपने साथी हानियन से बोल रहा होता है, हानियन तुम्हें क्या लगता है कि ट्रू एसेंस होली स्पिरिट मेरे आसपास के लोगों को टारगेट कर सकता है? तो ये सुनते ही हानियन बताने लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ये बोल रहे हो कि वो वापस से उसी प्लान को बनाने वाला है जैसा कि उसने पहले बहुत सालों पहले बनाया था? वैसे मैं बिल्कुल भी इस बात को पूरी तरह श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो रूलर सच में उन्होंने पहले भी इस काम को किया है, इसीलिए इसके चांस बहुत ही ज्यादा है कि वो दोबारा से इस काम को कर सकते हैं। हानियन की इस बात को सुनते हुए निंग फैंग अपनी स्टेटस विंडो के अंदर कुछ हरकतें करने लगता है, जिसे करते हुए हानियन भी बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और उस स्टेटस विंडो के अंदर एक एक्टिव स्किल के बारे में बताया जा रहा होता है, डिवाइन ग्रेस रिवॉल्वेशन, एक डार्क फॉरबिडन कर्स जो कि पूरी तरह से डिजाइन किया गया है कि बिलीवर्स को डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव हो और इसकी मदद से वो अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बड़ी हाइट तक पहुंचा पाए। तो उसे देखते हुए निंग फैंग सोचने लगता है, डिवाइन ग्रेस रिवॉल्वेशन एक ऐसी स्किल है जो कि ब्लेसिंग शैडो सेंचुरी देती है, जिसकी मदद से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, इसलिए मुझे इसे चेक करना होगा। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही शैडो सेंचुरी पर क्लिक कर देता है और सोचने लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग है क्योंकि ये बिलीवर्स को वार्निंग रिसीव करने और डेंजर के टाइम पर प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है। और जबकि मैं अपने बिलीवर्स को ये प्रोटेक्शन ग्रांट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब भी वो डेंजर में होंगे मुझे एडवांस में ही इसके बारे में सेंस हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लेसिंग को यूआर और बाकी के लोगों पर टेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे इस ब्लेसिंग के इफेक्ट के बारे में पता चल पाए कि आखिरकार ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर सच में इसने काम किया तो सच में मुझे बाकी लोगों के डेंजर में पड़ने की बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं कभी भी उनकी मदद के लिए उस जगह पर पहुंच पाऊंगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में डार्क वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग फैंग और ट्रू स्पिरिट दोनों अपने आमने सामने खड़े हुए होते हैं। इधर ट्रू स्पिरिट अपने हाथ के ऊपर अपने मैजिक को जनरेट करते हुए सोचने लगता है, डैम इट, सच में इस वक्त पर मुझे डिस्ट्रैक्ट होने का बिल्कुल भी समय नहीं है, इसीलिए मुझे पूरी तरह से इसके साथ फाइट करनी
करने के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए। अब चाहे मैं इस इनकारनेशन को खोई क्यों ना दूं, लेकिन मुझे इस बात को श्योर करना होगा कि आखिरकार इसकी स्ट्रेंथ किस जगह तक पहुंच चुकी है। लेकिन इधर निंगफैंग पूरी तरह से सीरियस खड़ा हुआ होता है और वो बोलने लगता है, चलो फिर ठीक है, वैसे तुम बिल्कुल भी एक गॉड कहलाने के लायक नहीं हो। और ये बोलते हुए निंगफैंग अपने अंदर से अपने इविल माना को बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर ट्रू स्पिरिट भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि उस डार्क वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी पैदा हो गई होती है, जो कि सीधे जाकर ट्रू स्पिरिट के ऊपर गिर रही होती है, जिसकी वजह से वो ट्रू स्पिरिट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता और अपने घुटनों पर आ गया होता है। और फिर कुछ ही देर के अंदर वो पूरी तरह से तबाह होकर उस डार्क वर्ल्ड के अंदर ही पूरी तरह से मिल गया होता है। तो उसे इस तरह से मिट्टी में मिलते हुए देखकर निंगफैंग बोलने लगता है, ये आदमी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका काम अब तमाम हो चुका है। ये मेरा पहली बार था कि मैं डार्क वर्ल्ड के अंदर फाइट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा वरी कर रहा था कि इस जगह पर बहुत सारे अनएक्सेप्टेड सिचुएशन खड़ी हो सकती है, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी होल्ड अप नहीं किया और अपनी पूरी की पूरी पावर को इस अटैक के अंदर लगा दिया। ये सुनते ही हानिन बोलने लगता है, सच में एक फॉरबिडन कर्स को ऐड ऑन लेना और उसके बाद भी अच्छी तरह से खड़ा रहना, तुम्हारी एबिलिटी इस वक्त पर कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो चुकी है। और ये बोलने के बाद हानिन सोचने लगता है, जैसा कि मुझे लॉर्ड गॉड ने बताया लास्ट टाइम पर वो जब सीक्रेट रियल्म के अंदर गए थे, तब ट्रायल सीक्रेट रियल्म में गॉड ने उनके ऊपर एक फॉरबिडन कर्स डाल दिया था, जिसकी वजह से वो उस फॉरबिडन कर्स से डायरेक्टली हिट हो गए थे। लेकिन उसके बाद वो सिर्फ एक हीलिंग पोशन पीकर ही तुरंत ही पूरी तरह से रिकवर हो गए। ये सुनकर मुझे इस वक्त पर ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉर्ड गॉड सच में मेरी इमेजिन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और अब तो मैं इनकी ताकत के बारे में पता भी नहीं लगा सकता। इधर निंगफैंग कहने लगता है, मैंने बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ट्रू एसेंस होली स्पिरिट कारोन की बॉडी को बोरो कर डायरेक्टली मेरे वर्ल्ड के अंदर इन्वेड कर देगा। अब तो मैं बस इसी बात को लेकर आशा करता हूँ कि मेरी इस पावर की वजह से वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो गया हो और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया हो, ताकि मैं लगातार अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहूं और अपनी स्किल को और भी ज्यादा ग्रो कर पाऊं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ग्लोरियस मोन्यूमेंट डिवाइन रियल्म कंट्रोल्ड बाय ट्रू एसेंस होली स्पिरिट को दिखाया जाता है, जहाँ पर होली स्पिरिट अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर आ गया होता है और वो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो दर्द से बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगता है और तुरंत ही अपनी कुर्सी से उतरते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके नौकर तुरंत ही बड़ी तेजी से भागकर आते हुए बोलने लगते हैं, डिवाइन लॉर्ड, क्या आप ठीक हो? लेकिन इधर वो ट्रू स्पिरिट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम सभी तुरंत ही इस जगह से बाहर निकल जाओ। ये सुनते ही उसके सारे के सारे नौकर उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं और बोलने लगते हैं, जी सर, जैसा कि आपने कमांड किया है, हम तुरंत ही इस जगह से बाहर जा रहे हैं। लेकिन इधर पीछे वो ट्रू स्पिरिट बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और सोच रहा होता है, इम्पॉसिबल, ओमनीपोटेंट मेज एक्चुअली में डार्क फोर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। वैसे पहले मैंने उसके अंदर एक ट्रैच भी डार्क फोर्स का सेंस नहीं किया, फिर आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा डार्क फोर्स कैसे हो सकती है? एक मिनट रुको, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 7 गॉड वो भी आज तक डार्क फोर्स को इतनी ज्यादा एक्सटेंड तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ओमनीपोटेंट मेज ने उस चीज को मास्टर कर लिया हो जिसके लिए हम सारे के सारे गॉड इतने ज्यादा टाइम से पीछा कर रहे हैं? डैम इट, मुझे तुरंत ही दूसरे गॉड्स को कांटेक्ट कर इस बारे में बात करनी होगी, नहीं तो सच में ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और ये सब कुछ बोलते हुए ट्रू स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी हाथ की नसें भी बहुत ही ज्यादा तेजी से फूलने लगती हैं। पर तभी वो चिल्लाकर बोलने लगता है, एक मिनट रुको, मैं बिल्कुल भी इस तरह से उन लोगों के सामने इस वक्त पर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों ने मुझे इस सिचुएशन में देखा तो हो सकता है कि वो सारे मेरी सिचुएशन का एडवांटेज उठाने में लग जाएं, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम मिल सकती है। सच में डैम इट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये बोलते हुए ट्रू स्पिरिट तुरंत ही अपने हाथों से
जमीन पर बहुत ही ज्यादा तेजी से घूंसे मारने लगता है और चिल्लाने लगता है, डैम इट डैम इट। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कैंगरू गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि वो कैंगरू गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, जो कि अपनी गाड़ी से उतरते हुए कहने लगता है, सच में इतने टाइम से हॉस्पिटल के अंदर रहने के बाद आखिरकार फाइनली मैं अपनी जगह पर वापस आ गया हूँ। एक्स-विंग, क्या यहाँ पर तुम्हें किसी ने हार्ड टाइम दिया है जब मैं इस जगह पर नहीं था? तो ये सुनते ही एक्स-विंग तुरंत ही बोलने लगता है, नॉट रियली। वैसे बहुत सारे लोगों ने हमारे गिल्ड को छोड़ दिया है और जितने भी इस वक्त पर हमारे गिल्ड के अंदर बचे हुए हैं वो पूरी तरह से वापस से ट्रेंड किए जा रहे हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर बोलने लगता है, तुम जो लोग भी इस जगह से जाना चाहते हो उन्हें बाहर निकाल दो, क्योंकि हमें उन लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी सीक्रेट ट्रायल रियल्म है, जिसकी मदद से हम बड़ी आराम से नए गिल्ड मेंबर्स को ट्रेंड कर सकते हैं और उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और उस सीक्रेट ट्रायल रियल्म की मदद से हम बहुत सारी चीजों को भी गेन कर सकते हैं। अब तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि फ्यूचर में हम वापस से अपनी जगह को पा पाए। लेकिन इधर एक्स-विंग सोच रहा होता है, क्या मुझे ट्रू एसेंस होली स्पिरिट के बारे में भाई को बता देना चाहिए? ऐसा हो सकता है कि ये प्रोबेबली इस बात को बहुत ही ज्यादा पसंद करे कि मुझे गॉड का फेवर मिला है और इसके बाद वो मुझे अपना एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल वॉरियर बनाने की कोशिश करे। पर इधर कैंगरू का गिल्ड मास्टर कुछ चीज को देखकर अचानक से अपनी जगह पर ही रुक गया होता है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा होता है। तभी वो बोलने लगता है, मेरा मेरा ट्रायल सीक्रेट रियल्म आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ है? और फिर हम देखते हैं कि वो ट्रायल सीक्रेट रियल्म पूरी तरह से ब्लैक पड़ गया होता है और उसके अंदर से बिल्कुल भी कोई भी एनर्जी नहीं निकल पा रही होती। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें निंग फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ड्रिंक को करते हुए फोन पर बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो? ट्रायल सीक्रेट रियल्म बंद हो चुका है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक्स-विंग से फोन पर बात कर रहा होता है। तो इधर से एक्स-विंग बोलने लगता है, मेरा भाई अभी वापस आया है और सच में उसे बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लो मिला है। इधर इन दोनों की बातों को सुनते हुए हानियन बोलने लगता है, वो ट्रायल सीक्रेट रियल्म वो एक एक्सटेंशन था डिवाइन रियल्म का और वो एक मेन बेस था जहाँ पर गॉड सीधे ही अपने फेथ को स्प्रेड करते थे डिफरेंट वर्ड से। और जब उस ट्रू स्पिरिट ने वॉलेंटियरली इस सीक्रेट ट्रायल रियल्म को अबेंडन कर दिया है, इसका तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है और वो ये है कि जब उस ट्रू एसेंस होली स्पिरिट ने तुम्हारे साथ फाइट की है उसके बाद उसने तुरंत ही सारे के सारे कनेक्शन इस वर्ड से काट दिए। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी डिफीट को एडमिट कर लिया है और अब वो इस वर्ड के अंदर बिल्कुल भी दखल नहीं देने वाले हैं। इधर उन लोगों की बातों को सुनते हुए एक्स-विंग बहुत ही ज्यादा शौक में लग रहा होता है और बोलने लगता है, क्या तुम्हारी और ट्रू एसेंस होली स्पिरिट के बीच में फाइट हुई थी? एक्स-विंग की बात को सुनते हुए निंग फैंग बोलने लगता है, हाँ हमारे बीच में फाइट हुई थी और इस वक्त पर मुझे सारी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया। सुनते ही एक्स-विंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, भगवान का शुक्र है कि मैंने असिस्टेंट टीचर निंग को धोखा नहीं दिया, नहीं तो सच में मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तो जैसे मैंने टीचर निंग का साथ दिया है उस हिसाब से अब असिस्टेंट टीचर निंग मेरी तरह बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिल सकते हैं। अभी निंग फैंग एक्स-विंग से बोलने लगता है, तूने सच में इस बार मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए फ्यूचर में अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू बड़े ही आराम से मुझे बता सकता है, मैं उसे पूरा कर दूंगा। ये सुनते ही एक्स-विंग खुशी से उछलने लगता है और सोचने लगता है, सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, अब तो टीचर निंग ने भी बोल दिया है, अब तो मेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। लेकिन इधर एक्स-विंग का बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा होता है और वो जमीन पर गिरकर रोते हुए सोचने लगता है, सच में मेरी जिंदगी की लास्ट होप भी अब बुझ चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें निंग फैंग के ट्रेनिंग होम की जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग फैंग के सारे साथी खड़े हुए होते हैं
और निंगफैंग उन सभी को बोल रहा होता है, वैसे तो इस बार हमने टेम्परेरी ट्रू एसेंस होली स्पिरिट को हमारे इस वर्ल्ड से भगा दिया है, लेकिन हमें आगे फ्यूचर में नेसेसरी प्लान की जरूरत होगी। आफ्टर ऑल ट्रू एसेंस होली स्पिरिट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गॉड हैं जो कि बिना किसी इनविटेशन के हमारे वर्ल्ड के अंदर अभी नहीं तो बाद में जरूर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तुम सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस बार जो तुम लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। इधर एक्स सारे के सारे लोगों को देखते हुए सोच रहा होता है, ब्रदर तुम इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई गॉड के द्वारा चूज कर लिया गया है और अब उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।